जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द रिवीजन आवर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 12th के फर्स्ट रिवीजन टेस्ट की इंग्लिश की प्रिपरेशन, जिसमें हम देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर्स और पोम्स, साथ ही साथ आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टार्स के क्वेश्चन आंसर्स और कुछ प्रश्न हम लेंगे ग्रामर के, जिनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। फॉर द लास्ट 2 years, वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम इन द लेसन द लास्ट लेसन। ये जो पार्ट है द लास्ट लेसन, उसमें पिछले 2 सालों से जो सभी खराब खबरें आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? इसका आंसर है द बुलेटिन बोर्ड। जो भी खराब खबरें थी वो बुलेटिन बोर्ड पर लिख दी जाती थी और उसे लोग पढ़ते थे, तो पूरी खराब खबरें बुलेटिन बोर्ड से आती थी। सेकेंड है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकेम अ बैंगल मेकर। मुकेश के पिता चूड़ी बनाने का काम शुरू करने के पहले क्या करते थे, क्या थे? और इसका आंसर है अ टेलर। वो एक दर्जी थे और कपड़े सिला करते थे। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? ये प्रश्न किसने पूछा? तो हमने पढ़ा था ये लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग में कि ये प्रश्न साहेब ने पूछा था लेखिका अनीस जंग से। हु इज द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन के राइटर कौन है? इसका आंसर है अल्फोंसे डाउडे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? लेखक के अनुसार कचरा बच्चों के लिए क्या है? इसका आंसर है अ वंडर, एक आश्चर्य है, जिसमें उन्हें कभी सिक्के मिलते हैं, कभी पैसे मिल जाते हैं, कभी वो छोटे मोटे खिलौने मिल जाते हैं टूटे हुए, या जूते चप्पल मिल जाते हैं, तो वो उन्हें भी पहन लेते हैं, उनका भी उपयोग करते हैं, इसलिए वो कचरा उनके लिए एक आश्चर्य की तरह है। क्वेश्चन है, व्हाट डिड विलियम और डगलस डिजायर फॉर? विलियम और डगलस किस चीज की इच्छा कर रहे थे, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा? तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन लिया गया है डीप वाटर से। स्वाभाविक रूप से इसका आंसर होगा टू लर्न स्विमिंग। विलियम और डगलस स्विमिंग सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा रखते थे। From where did the orders come to teach only German in the districts of Alsace and Lorraine? अल्सैस और लॉरेन जिलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाए जाने का जो ऑर्डर आया था वो कहाँ से आया था? इसका आंसर है बर्लिन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अगले दिन से विद्यार्थी कौन सी भाषा पढ़ने वाले थे? एंड द आंसर इज जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? डीप वाटर जो स्टोरी है किस बारे में बताती है? इसका आंसर है फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट, कि लेखक को जो पानी का डर था और किस तरह से उन्होंने इस डर पर काबू पाया, इसके बारे में ये पूरी की पूरी कहानी आधारित है। What forces the children to live a life of exploitation? इस तरह का शोषण का जीवन जीने के लिए बच्चों को कौन मजबूर कर रहा था? उसका आंसर है एक्सट्रीम पॉवर्टी, उनकी अत्यधिक गरीबी। गरीबी के कारण उनके माता पिता बच्चों को भी कमाने के लिए भेजते थे। Who is मुकेश? मुकेश कौन है? और मुकेश एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जो कि एक बैंगल मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who threw Douglas into the swimming pool? जब डगलस स्विमिंग पूल के किनारे बैठे थे तब किसने आकर उन्हें पानी में फेंका था? इसका आंसर हम जानते हैं बहुत अच्छे से, अ यंग बॉय, एक लड़का आया था वहां पर स्विमिंग पूल के किनारे और उसने छोटे से डगलस को उठाकर पानी में फेंक दिया था। When people are enslaved, what key do they have to the prison according to M. Hamill? M. Hamill के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी पूरा का पूरा समाज गुलाम बनता है तब उस कैद से निकलने की उनकी चाबी क्या होती है? The answer is मदर टंग। उनकी अपनी मातृभाषा उस कैद से निकलने की चाबी की तरह होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रैट ट्रैप सेलर हैव टू डू टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट? रैट ट्रैप सेलर को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या करना पड़ता था? तो हम जानते हैं कि वो रैट ट्रैप्स बनाकर बेचा करता था, लेकिन उससे उसका खर्च पूरा नहीं होता था। तो वो क्या करता था? थेफ्ट एंड बेगिंग, भीख भी मांगता था और चोरी भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? पेडलर के अनुसार या पेडलर के विचार से यह दुनिया क्या दिखाई देती है, या उस पेडलर को यह दुनिया कैसी दिखाई देती थी? तो हम इसका आंसर जानते हैं कि रैट ट्रैप चैप्टर में जब वो एक दिन घूमने जा रहा था पैदल, तो उसने सोचा कि यह पूरी की पूरी दुनिया क्या है? अ रैट ट्रैप, एक रैट ट्रैप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एट 66? माई मदर एट 66 इस पोएम के पोएट कौन है? इसका आंसर है कमला दास। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन? बहुत ही दुख के साथ, तकलीफ के साथ कवि ने क्या महसूस किया? इसका आंसर है her mother's appearance like a corpse. कॉप्स यानी डेड बॉडी, कि जो पोएट की मदर है वो ऐसी एक कॉप्स के जैसी दिखने लगी हैं उनकी ओल्ड एज के कारण। और इससे पोएट के मन में ये डर आ गया कि शायद उनकी माँ उनसे जल्दी ही दूर हो जाएंगी या उनकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम? इस पोएम के पोएट कौन है? इसका आंसर है स्टीफन स्पेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स हैव? स्लम में रहने वाले बच्चों का जीवन किस तरह का है? और इसमें हम आंसर इसका जानते हैं, हमने पोम पढ़ी है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। उसमें उन्होंने बताया है कि इन बच्चों का जीवन होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल है। What does the poet feel is needed to be at peace? Keeping quiet poem में पोएट क्या महसूस करता है? आखिर शांति के समय क्या किस चीज की जरूरत होती है? The answer is soul searching. शांत रहकर हम अपनी आत्मा में, अपनी अंतरात्मा में विचार करते हैं, सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is the moment of silence called exotic? जो शांति का क्षण होता है उसे exotic, शानदार क्यों कहा है? इसका आंसर है because of perfect peace and harmony, क्योंकि हमारे अंदर शांति होती है और हमारे विचारों का एक सही क्रम बनता है। अब हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What things tempted friends to keep away from school? किन चीजों से आकर्षित होकर फ्रेंड्स स्कूल से दूर रहना चाहता था? इसका आंसर है It was a warm and bright day. वह हल्का गर्म और चमकीला दिन था, मतलब सूरज निकला हुआ था। Birds were chirping on the trees. पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। Prussian soldiers were drilling in an open field. और खुले मैदान में प्रुशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे, मतलब युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे। ऑल दीज थिंग्स टेम्पटेड फ्रेंड्स टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल। इन सभी चीजों से आकर्षित होकर फ्रेंड्स स्कूल से दूर रहना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल? बर्लिन से कौन सा आदेश आया था और उसके बाद से स्कूलों में क्या परिवर्तन आया? इसका आंसर है द ऑर्डर सेड दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। आदेश में ये लिखा था कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। द न्यू टीचर वुड कम द नेक्स्ट डे। और उसके लिए नए शिक्षक दूसरे दिन विद्यालय पहुंच रहे थे। द पीपल वर वेरी सैड एंड सीरियस। लोग
बहुत उदास और गंभीर थे, the old people of the village came to school to thank M. Hamel for his faithful service for 40 years. गांव के बुजुर्ग लोग मिस्टर एम हेमल को उनके 40 वर्षों की सेवाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए स्कूल आए थे। अगला प्रश्न है, What was friends expected to be prepared with for school that day? उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंड्स से क्या तैयार करने की उम्मीद की गई थी? And the answer is, Friends was expected to be prepared with the rules for the use of participles for school that day. उस दिन फ्रेंड्स से अपेक्षा की गई थी कि वह कृदंतों के नियमों और उनके प्रयोग के बारे में तैयारी करके आएगा। His teacher said that he would ask questions on it. उसके टीचर ने कहा था कि वो उसके ऊपर प्रश्न पूछने वाले थे। अगला प्रश्न है, What did M. Hamel tell the class about the French language? M. Hamel ने विद्यार्थियों को फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया? What did he ask them to do and why? उन्होंने विद्यार्थियों से क्या करने के लिए कहा और क्यों? इसका आंसर है, M. Hamel told the students that French is the most beautiful language in the world. M. Hamel ने विद्यार्थियों को ये बताया कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत भाषा है। It is the clearest and the most logical language of the world. उन्होंने ये भी कहा कि यह सबसे ज्यादा स्पष्ट और तार्किक भाषा भी है। He said that they must not forget it and to keep it alive. उन्होंने कहा कि वो ये चाहते थे कि लोग इसे हमेशा जीवित रखें और कभी भी ना भूलें और आपस में एक दूसरे से इसी भाषा में बात किया करें। Question: How was M. Hamel dressed on his last day in school? अपने स्कूल के आखिरी दिन पर एम हेमल ने किस तरह के कपड़े पहने थे? इसका आंसर है, एम हेमल wore a green coat, frilled shirt and a little black silk cap. एम हेमल ने उस दिन एक हरे रंग का कोट, झालर वाली शर्ट और एक छोटी काली सिल्क की टोपी पहनी थी। He used to wear that dress on inspections and prize distribution days. इन कपड़ों को वो सिर्फ निरीक्षण के समय और पुरस्कार वितरण के दिनों में पहना करते थे। मतलब ये उनकी बहुत ही स्पेशल ड्रेस थी। Question: What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? इसका आंसर है, An order from Berlin that only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine had been put up on the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ये न्यूज़ लगी हुई थी कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाने वाली थी अगले दिन से। Question: What changes did the order from Berlin cause in school that day? बर्लिन के आदेश ने उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन दिखाए? इसका आंसर है, There was complete silence everywhere. उस दिन सभी तरफ बिल्कुल गहरी शांति छाई हुई थी। All looked sad and serious. सभी लोग दुखी और गंभीर दिखाई दे रहे थे। Old people of the village had come to thank M. Hamel for his faithful service for 40 years. गांव के पुराने लोग एम हेमल की 40 सालों की वफादारी पूर्ण सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद कहने स्कूल आए थे। Next question is, what was साहेब looking for in the garbage dumps? साहेब कचरे के ढेर में क्या तलाश रहा है? Where is he and where has he come from? वह कहाँ है और कहाँ से आया है? इसका आंसर है, साहब was looking for some silver coin और करेंसी नोट। साहब चांदी के सिक्के या नोट की तलाश कर रहा है। He has come from Bangladesh and lives in सीमापुरी in Delhi. वह बांग्लादेश से आया है और दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहता है। Next question है, What explanation does the author offer for the children not wearing footwears? वो बच्चे जो नंगे पांव हैं, लेखक इसके लिए क्या स्पष्टीकरण देते हैं? And the answer is, he says that
the children are so poor that they cannot wear any shoes. लेखक कहते हैं कि ये बच्चे इतने गरीब हैं कि वे जूते नहीं पहन सकते. It could also be a tradition among them to go barefoot. ये भी हो सकता है कि उनके अंदर नंगे पांव चलने की एक परंपरा सी बन गई हो. What makes the city of Firozabad famous? फिरोजाबाद शहर को किसने प्रसिद्ध बनाया है? इसका आंसर है फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है. Every other family in Firozabad is busy in making bangles. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में व्यस्त है. It is also the center of India's glass blowing industry. यह कांच पिघलाने का केंद्र भी है. Mention the hazards of working in the glass bangles industry. कांच की चूड़ियों के उद्योग में होने वाले खतरों को बताइए. इसका आंसर है Workers have to work in dingy cells without air and light. कारीगरों को गंदे छोटे कमरों में जिसमें हवा और प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होती है काम करना पड़ता है. They go blind with the dust from polishing the glass of bangles. वो कांच की चूड़ियों पर पॉलिश करते समय उड़ने वाली धूल से अंधे हो जाते हैं. The temperature around the furnace is very high. और भट्टी के आसपास का तापमान भी बहुत ज्यादा होता है. Draw the similarities in Mukesh and Sahib. मुकेश और साहब के बीच की समानताएं लिखो. इसका आंसर है मुकेश एंड साहब both were child laborers. मुकेश और साहब दोनों ही बाल श्रमिक थे या बाल मजदूर थे. One was a rag picker and then worked at a tea stall. उनमें से एक पहले कचरा बीनने का काम करता था और बाद में उसने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया. The other one worked in a bangle factory in hazardous condition. और दूसरे ने चूड़ियां बनाने के कारखाने में बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों में काम करना शुरू किया. Both had to start working since very young age because of their poverty. दोनों ने ही अपनी गरीबी के कारण बहुत ही छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था. They lived in very small homes in narrow lanes and small localities. वो बहुत छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे कस्बों में सकरी गलियों में रहते थे. Next question है Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस पानी के डर से छुटकारा क्यों पाना चाहता था? इसका आंसर है Douglas saw that his fear of water had spoiled his joy of fishing, boating and swimming. डगलस ने देखा कि उसका पानी के प्रति जो डर था वो उसके मछली मारने के, नौकायन के और तैरने के शौक को और खुशी को खत्म कर देता था. So he was determined to get over his fear of water. इसलिए वह अपने पानी के डर से छुटकारा पाना चाहता था. Next question. How did the instructor build a swimmer out of Douglas? प्रशिक्षक ने डगलस को तैराक कैसे बनाया? इसका आंसर है The instructor was very experienced person. प्रशिक्षक बहुत ही ज्यादा अनुभवी व्यक्ति था. He put a belt round the rider and attached a rope to the belt. उसने लेखक के शरीर में एक बेल्ट बांध दिया था और रस्सी का एक छोर बेल्ट से बांध के रखा था. It went through a pulley. वह एक पुली से होकर गुजरता था. The pulley ran on an overhead cable. और जो पुली थी वो ऊपर की तरफ बंधी हुई एक तार पर चलती थी. The instructor hold on the other end of the rope. प्रशिक्षक रस्सी का दूसरा सिरा स्वयं पकड़ा हुआ था. In this way, the writer went back and forth across the pool. इस तरह लेखक
उस पूल में तैरकर आगे जाता था और फिर वापस आता था। He practiced for many weeks. उसने कई सप्ताह तक यही अभ्यास किया। Gradually, he lessens his tension. After that, he taught him to exhale underwater and inhale above water. इस तरह से धीरे धीरे करके उसके दिमाग से डर चला गया और उसके बाद उसने डगलस को पानी के नीचे सांस छोड़ना और पानी के ऊपर सांस लेने का अभ्यास करवाया। The writer repeated it hundreds of times. लेखक ने इस कार्य को सैकड़ों बार दोहराया। Slowly he lost some of his old fear. धीरे धीरे उसका भय खत्म हुआ। The instructor also taught him to kick with his legs. दूसरा प्रशिक्षक ने उसे पैरों से किक मारना भी सिखाया। Thus, bit by bit, the instructor built a swimmer out of the writer. इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके प्रशिक्षक ने लेखक को तैरना सिखाया। Then he joined all the pieces together. बाद में उसने सभी इस छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके उसे एक तैराक बनाया। Then at last the instructor told him, "Now you can swim." और अंत में प्रशिक्षक ने उससे कहा, अब तुम तैरना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What kind of life did the peddler live and why? फेरी वाला किस प्रकार का जीवन जी रहा था और क्यों? इसका आंसर है, The peddler sold the rat trap of wire. फेरी वाला तार की बनी हुई चूहेदानियां बनाकर बेचता था। He made them himself. वह इन्हें स्वयं बनाता था। He got the materials by begging it in the stores or at big farms. इन्हें बनाने के लिए जो चीजें लगती थीं, उन्हें वो भीख मांगकर या किसी बड़े फार्म से प्राप्त करता था। But even after doing so, he didn't earn much. पर इतना कुछ करने पर भी उसकी जीविका नहीं चलती थी। So he had to do both begging and theft. और इसलिए उसे दोनों काम करने पड़ते थे, भीख भी मांगनी पड़ती थी और चोरी का भी सहारा लेना पड़ता था। He didn't want to spend a sad life. वह अपने जीवन में उदासी नहीं चाहता था। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? जो छोटे बेड़े वाला था, वो उस फेरी वाले के साथ इतना बातूनी और मित्रतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा था? इसका आंसर है, The crofter lived alone without his wife and children. crofter अपनी पत्नी और बच्चों के बिना अकेला ही रहता था। He was very happy to have someone to talk with him in his loneliness. अब उसे अपने अकेलेपन में बात करने के लिए कोई मिल गया था, इसलिए वो बहुत खुश था। So he was very talkative and friendly with the peddler. इसीलिए वो पेडलर के साथ इतना ज्यादा बातूनी और मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did the peddler think that the world was a rat trap? फेरी वाला क्यों सोचता था कि ये विश्व एक चूहेदानी है? इसका आंसर है, In his opinion, the riches, joy, wealth are like bait for which the people are tempted. उसके अनुसार या उसके विचार से जो अमीरी थी, खुशियां और समृद्धि थी, वो सब एक लालच की तरह थी जिससे लोग ललचा जाते थे या आकर्षित हो जाते थे। So this world is like a rat trap. इसलिए ये संसार एक चूहेदानी के समान है। Some have already been caught and others are moving around it. कुछ लोग पहले से इसमें फंसे हुए होते हैं और कुछ इस प्रलोभन के आसपास मंडराते रहते हैं। Who was the owner of Ramsey Mill? Ramsey Mill का मालिक कौन था? Why did he visit the mill at night? वो मिल में रात को क्यों गया था?
इसका आंसर है द आयरन मास्टर वॉज द ओनर ऑफ द रैम्सजो आयरन मिल। रैम्सजो मिल का मालिक आयरन मास्टर था। His greatest aim was to ship out good iron to the market. उसका प्रमुख उद्देश्य था बाजार में अच्छा लोहा भेजना। So he watched both night and day to see the work was done well. इसीलिए वो रात दिन जाकर देखता रहता था कि काम ठीक हो रहा है या नहीं, और इसीलिए वो उस दिन रात को मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the peddler sign himself as Captain von Stehel? जो फेरी वाला था उसने कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में दस्तखत क्यों किए थे? और इसका आंसर है द पेडलर वॉज ब्रॉट एंड वेलकम्ड एज कैप्टन। फेरी वाले को कैप्टन के रूप में लाया गया था और उसका स्वागत भी किया गया था। When the reality was known to all, he was entertained like a captain. जब सच्चाई सभी को पता चल गई थी, उसके बाद भी उसको कैप्टन की तरह ही ट्रीट किया गया, मतलब उसके साथ कैप्टन की तरह ही व्यवहार किया गया, मतलब उसका अपमान नहीं किया गया। Meanwhile, his conscience awakened. और इसी बीच में उसकी अंतरात्मा जाग गई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। Hence, he signed as Captain von Stehel. और इसीलिए उसने कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में दस्तखत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why are the young trees described as sprinting? युवा पेड़ों को या हरे भरे वृक्षों को तेजी से भाग रहे हैं इस रूप में वर्णन क्यों किया गया है? इसका आंसर है The young trees are described as sprinting because they are full of strength and they seem to be running because the poetess is driving. हरे भरे वृक्ष तेजी से भाग रहे हैं इस रूप में वर्णन किया गया है क्योंकि वे सभी ऊर्जा से भरे हैं और वे भागते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि कवियत्री गाड़ी चला रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the kind of pain and ache that the poetess feels? वो किस प्रकार की पीड़ा और दर्द है जिसे कवियत्री महसूस करती हैं? और इसका आंसर है The poetess sees her mother sitting beside her. कवियत्री अपनी माँ को अपने पास बैठे हुए देखती हैं। Her mother is dozing and her mouth is open. उनकी माँ ऊँघ रही हैं या सो रही हैं और उनका मुंह खुला हुआ है। Her face is pale like a dead body. उनका चेहरा एक शव की तरह पीला पड़ा हुआ है। She is getting older. वो दिन प्रतिदिन और ज्यादा वृद्ध होती जा रही हैं। The poetess is afraid of losing her mother. और कवियत्री को ये डर लग रहा है कि वो अपनी माँ को खो देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the poetess do after the security check? हवाई अड्डे पर सामानों का निरीक्षण करने के बाद कवियत्री ने क्या किया? और इसका आंसर है After the security check, the poetess stood a few yards away and looked at her mother's face again. हवाई अड्डे पर सामानों के निरीक्षण के बाद कवियत्री अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई और अपनी माँ के चेहरे को फिर से देखने लगी। Why has the mother been compared to the late winter's moon? मदर की तुलना लेट विंटर्स मून से की गई है या सर्दियों के चंद्रमा से की गई है। क्यों? इसका आंसर है The late winter's moon seems dim and pale. लेट विंटर मून जो होता है वो मध्यम और पीला सा दिखाई देता है। It loses its power and brightness. इसकी शक्ति और इसकी चमक खत्म हो जाती है। In same way, the mother also looks pale and energyless, so she has been compared to a late winter's moon. बिल्कुल इसी तरीके से जो मदर है वो भी पीली
और ऊर्जाहीन दिखाई देती हैं। सो शी हैज बीन कंपेयर्ड टू अ लेट विंटर्स मून, इसीलिए उनकी तुलना सर्दियों के चंद्रमा से की गई है। Why is Shakespeare described as wicked in the poem An Elementary School Classroom in a Slum? An Elementary School Classroom in a Slum इस कविता में शेक्सपियर को एक बेकार व्यक्ति के रूप में क्यों बताया गया है? और इसका आंसर है शेक्सपियर is described as wicked because he and his works are of no use for slum children. शेक्सपियर को बेकार व्यक्ति के रूप में बताया गया है क्योंकि वह और उसके कार्य गंदी बस्ती के स्कूली बच्चों के लिए किसी उपयोग के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स? कवि स्लम के या गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? और इसका आंसर है इफ द चिल्ड्रन आर शोन ग्रीन फील्ड्स, यदि बच्चों को हरे भरे खेत दिखाए जाएं, दे कैन चेंज देयर लाइफ, तो वे अपना जीवन बदल सकते हैं। दे शुड बी गिवन गुड फूड एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर, उन्हें अच्छा भोजन और स्वस्थ वातावरण दिया जाना चाहिए। द वॉल्स ऑफ देयर स्कूल्स शुड बी पेंटेड इन ब्यूटिफुल कलर्स, उनके स्कूल की जो दीवारें हैं उन्हें खूबसूरत रंगों से पेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल लुक लाइक? गंदी बस्तियों के स्कूलों के बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? और इसका आंसर है द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम स्कूल लुक पेल, इन गंदी बस्ती के स्कूली बच्चे उदास दिखाई दे रहे हैं। देयर हेयर्स लुक लाइक रूटलेस वीड्स, उनके बाल बिना जड़ों वाले जंगली पौधों या खरपतवार की तरह दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इजंट एनी रश ऑफ इंजन्स? क्या होगा यदि मशीनों की रेलपेल नहीं होगी? और इसका आंसर है देयर विल बी पीस ऑल अराउंड, तब हर तरफ शांति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does the poet ask us to keep still? कवि हमें चुप रहने के लिए क्यों कहता है? और इसका आंसर है The poet wants us to keep still because peace helps us finding the solutions to our problems. कवि हमें चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि शांति से हम अपनी किसी भी परेशानी का या किसी भी समस्या का हल या उपाय ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द टाइगर किंग? बाघ राजा कौन है? वाई डज ही गेट हिज नेम? उसे यह नाम क्यों मिला? और इसका आंसर है द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर किंग प्रतिबंधपुरम के राजा हैं। ही गेट्स दिस नेम फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर्स, उन्हें यह नाम बाघों को मारने की उनकी कुशलता के कारण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर टेल टू बी द कॉज ऑफ द महाराजा's डेथ? मुख्य ज्योतिषी ने महाराजा के मृत्यु का क्या कारण बताया है? एंड द आंसर इज द एस्ट्रोलॉजर टेल्स हिम दैट ही इज बॉर्न इन द बुल आर। मुख्य ज्योतिषी ने बताया कि उसका जन्म वृषभ राशि में हुआ है। बुल एंड टाइगर आर एनिमी टू ईच अदर, वृषभ और बाघ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सो हिज डेथ विल कम फ्रॉम द टाइगर, इसलिए उसकी मृत्यु बाघ से होगी या बाघ के कारण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? वेयर वॉज हिज हाउस? उनका घर कहाँ था? और इसका आंसर है डॉक्टर सदाव वॉज अ फेमस जापानीज डॉक्टर। डॉक्टर सदाव एक प्रसिद्ध जापानी डॉक्टर थे। हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट, उनका घर जापान के समुद्र तट के एक स्थान पर बना हुआ था।
What will Dr. Sadao and his wife do with the man? डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी उस आदमी के साथ क्या करेंगे? और इसका आंसर है When operation is conducted, the young man wakes up. जब ऑपरेशन पूरा होता है तब वह व्यक्ति उठ जाता है. He is weak and terrified. वह कमजोर है और डरा हुआ दिखता है. Dr. Sadao and his wife try to save him. डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी उसे बचाने की कोशिश करते हैं. She takes care of the man herself because the maids did not want to enter the room. वह अर्थात डॉक्टर सदाव की पत्नी उस आदमी का ध्यान खुद रखती है क्योंकि जो उसकी सेविकाएं हैं वो उसके कमरे में जाना नहीं चाहती. अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लेते हैं जो कि आपके प्रपोजिशंस, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स में से हैं. सबसे पहला है When he was young, he dash. जब वह युवा था वह swim very well. बहुत अच्छा तैरता. And won medals. और मेडल्स जीत. तो इसमें खाली स्थान में क्या आएगा? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है कि जब वह युवा था तब वह ऐसा कर सकता था, तो ये एक क्षमता की बात है. स्विम वेरी वेल यानी आपकी फिजिकल कैपेसिटी है. तो यहाँ पे हम कैन के पास्ट फॉर्म कुड का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट है डैश आई गो नाउ सर. तो ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है. तो जब भी परमिशन मांगी जाती है या अनुमति मांगी जाती है तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं. इसका आंसर होगा मे. तीसरा है डैश गॉड ऑलवेज बी विद यू. भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहें. तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक ब्लेसिंग है या एक विश है. तो विशेस और ब्लेसिंग्स के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट है यू गेट डिजायर्ड सक्सेस इन एग्जाम्स. तुम्हें मनचाही सफलता मिले परीक्षा में. तो ये भी हमें समझ में आ रहा है कि ये एक आशीर्वाद है और हम जानते हैं ब्लेसिंग्स के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है हैव वी गॉट डैश ब्रेड. अब ये एक प्रश्न है. प्रश्न में क्या तुम्हें ब्रेड मिली. तो जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर हम किस डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं? एनी का. इसके बाद नेक्स्ट वी हैव गॉट डैश फर्नीचर बट स्टिल वी नीड अ टेबल. अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्नीचर मिला है. तो इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ थोड़ा सा मिला है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सम का. नेक्स्ट है डैश हर सोल रेस्ट इन पीस. तो ये भी एक तरह से किसी को हम उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ मे का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट है आई फाइंड डैश देयर. तो यहाँ पर हम नो वन का प्रयोग करेंगे. नेक्स्ट है he didn't find dash at the beach. नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव्स में और इंट्रोगेटिव्स में हम एनी का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा anyone. नेक्स्ट है she doesn't find dash friends. अब यहाँ पर हमें फ्रेंड्स हैं जो कि काउंटेबल्स हैं. तो काउंटेबल्स के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? मैनी का. नेक्स्ट है यू विल डैश टू गो टू दिल्ली टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन. तो यहाँ के ऑप्शंस में हमें अलग ही समझ में आ रहा है. इसका आंसर आएगा विल हैव, क्योंकि हैव के साथ ही हम टू का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है शी इज कंसर्न डैश हर स्टेटस. यहाँ पे हमें प्रपोजिशन का यूज करना है. तो हम जानते हैं कि कंसर्न के साथ आता है अबाउट. नेक्स्ट है प्लीज वेट डैश मी. मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करो. तो वेट के बाद यूज होता है फॉर. नेक्स्ट है रीमा इज डैश टू मी. तो यहाँ पर टू के साथ
इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इट इज सो नाइस डैश मीट यू। तो हम मीट के पहले हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डोंट बी लेट डैश स्कूल। स्कूल के लिए लेट मत होना। तो हम जानते हैं यहाँ पर फॉर या टू का प्रयोग है। डोंट बी लेट फॉर स्कूल या डोंट बी लेट टू स्कूल। नेक्स्ट है आर यू द न्यू स्टूडेंट डैश बिहार। क्या तुम ही नए विद्यार्थी हो बिहार से। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रॉम का। नेक्स्ट है आर यू अ टीचर डैश दिस स्कूल। यहाँ पर हम यूज करेंगे एट या इन। नेक्स्ट है शी इज डैश वेकेशन। यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑन। वेकेशन के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। शी इज डैश दिल्ली नाउ। यहाँ पर हम यूज करेंगे इन क्योंकि वह अभी दिल्ली में है। नेक्स्ट है लुक डैश द फ्लावर्स। लुक के साथ एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है डोंट रन डैश द क्लासरूम। यहाँ पे हम यूज करेंगे इन। क्लासरूम के अंदर मत दौड़ो। नेक्स्ट है प्रियांशीज बर्थडे इज डैश फेब्रुअरी। तो यहाँ मंथ के पहले है तो हम मंथ ईयर इनके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट है कंपेयर यू योर आंसर्स डैश योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ अपने आंसर्स कंपेयर करो। तो यहाँ पे हम विद का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दिस बुक इज वेरी स्पेशल डैश मी। स्पेशल है तो यहाँ पे मी के पहले हम यूज करेंगे फॉर मी, मेरे लिए। नेक्स्ट है राइट डैश मी सून। तो राइट के बाद यहाँ पर यूज होगा टू मी। राइट टू मी सून, मुझे जल्दी ही पत्र लिखो। नेक्स्ट है ओम इज प्लेइंग टेनिस डैश संडे। तो संडे जो है वो डे है इसलिए डे के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है माई मदर्स बर्थडे इज डैश 28 ऑफ जून। अब यहाँ डेट है तो डे और डेट के पहले हम यूज करते हैं ऑन का। नेक्स्ट है माई बर्थडे इज डैश मे। अब यहाँ महीने का नाम है, महीना साल इनके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डैश 1966 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट डैश मुंबई। तो यहाँ पर ईयर है इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे और शहर है बड़ा इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर यू डूइंग दिस द आफ्टरनून। तो यहाँ पर क्योंकि आफ्टरनून एक पूरे पहर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर भी हम इनका प्रयोग करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून। आप आफ्टरनून में क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक सन राइजेस इन ब्लैंक ईस्ट। तो हम जानते हैं जो भी चीजें यूनिक होती हैं उनके आगे हम द लगाते हैं और दिशाओं के सामने भी हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आई मेट डैश यूरोपियन एट सांची स्तूपा। मैं सांची के स्तूप में एक यूरोपियन से मिली। तो यहाँ पर ये ई से शुरू हो रहा है और ये एक वॉल है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो YOU से शुरू हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हम इसके आगे एन न लगाकर अ लगाएंगे। नेक्स्ट है डैश गीता इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज बट इट गाइड्स पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो क्योंकि हमें पता है कि जो भी होली बुक्स होती हैं या फेमस बुक्स होती हैं हम उनके आगे द का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन जिसमें आप टेंसेस देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रहेंगे, कुछ एक्टिव पैसिव के भी एग्जाम्पल्स रहेंगे। ये भी आपकी परीक्षा में 5 नंबर के लिए आते हैं। 6 या 7 ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें से कोई 5 आपको करने होते हैं। आइए हम इन्हें देखते हैं। पहला है शी कुक फॉर 2 hours। अब यहाँ कुक को ब्रैकेट में दिया हुआ है। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। हमें इस वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखनी है। हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे से, तो ये निश्चित रूप से परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और टाइम दिया रहता है। तो हम इसको लिख देंगे, शी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डिड देयर होमवर्क रेगुलरली। वो अपना होमवर्क रेगुलरली करते थे। तो ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल का, और हम जानते हैं कि पास्ट सिंपल में जब भी हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें डिड नॉट लगाकर जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क रेगुलरली। इस डिड को हमने डू में बदल दिया और ये उसमें डिड नॉट लगाकर इसका नेगेटिव बना दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, शारदा प्ले चेस सिंस मॉर्निंग। तो इसमें सिंस मॉर्निंग का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। तो हमें इसे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, जब से ये काम शुरू हुआ है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, शारदा हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग या हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डज हिज ड्यूटी, और इसे हमें नेगेटिव में बदलना है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम जानते हैं कि हम डज नॉट लगाकर वर्ब में एस या ईएस हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो डू है ये एक्चुअली मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, डज। तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, he does not do his duty। नेक्स्ट है, रवि पुट द बैग ऑन द टेबल, और इसे भी हमें नेगेटिव में बदलना है। तो हमें पहले इसका टेंस पहचानना पड़ेगा कि हम इसमें डज नॉट लगाएंगे या डिड नॉट लगाएंगे। तो क्योंकि हम जानते हैं कि पुट में यदि इसकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, रवि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ यदि ये प्रेजेंट सिंपल होता तो ये पुट्स होता, परंतु यहाँ पर एस नहीं है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट लगाते हैं, इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा, रवि डिड नॉट पुट द बैग ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश अराउंड द ग्लोब। इसको हमें पैसिव में बदलना है। तो इसका पैसिव हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमने बाय पीपल हटा दिया, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट वेल नोन या अननोन होता है तो हम बाय सब्जेक्ट लिखना ओमिट कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ। वह चाकू से सब्जियां काटा करती थी। अब इसे हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो हम जानते हैं यह सेंटेंस को हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम इसका टेंस फॉर्म पहचानें। टेंस फॉर्म पहचानने के लिए हमें इसकी मेन वर्ब और उसके यूज़ को देखना होगा। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है कट, और ये कट का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि यदि ये फर्स्ट फॉर्म होता है तो इसमें शी के साथ एस लगा होता। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये मानेंगे कि ये डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हम डिड को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा, डिड शी कट द वेजिटेबल्स विद नाइफ, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। से भी हमें पैसे में बदलना है। तो इसका आंसर होगा, माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन। हैज़ का हैज़ बीन हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस, और यहाँ पे हमने बाय प्लस समवन करना ओमिट कर दिया है, क्योंकि प्रीवियसली टोल्ड रीजन
जब भी सब्जेक्ट वेल नोन या अननोन, अब यहाँ पर अननोन है, हम नहीं जानते कि पर्स किसने चुराया है, तो इसलिए हम बाय समवन ओमिट कर देते हैं। नेक्स्ट है ही मेक्स टी। इसमें ही सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है। तो हम एक्टिव पैसिव के रूल के अनुसार टी को सामने लेकर आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और इस तरह से सेंटेंस होगा टी इज मेड बाय हिम। नेक्स्ट है अनुराधा कंपोज्ड पोएट्री। तो इसे हम जब पैसे में बदलेंगे तो हो जाएगा पोएट्री वॉज कंपोज्ड बाय अनुराधा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सामने लाने के बाद हैज के साथ या हैव के साथ बीन लगा देते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा her homework has been completed by her. नेक्स्ट है who taught you German, और इसका हमें वॉइस चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस में है और हम इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो who जो है वो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म अब यूज करेंगे हम। तो ये सेंटेंस हो जाएगा by whom were you taught German. नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सो दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और जब भी कंटिन्यूस टेंस होता है तो उसमें हम बीइंग लगा देते हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंसिबल सेंटेंसेस। इन ये वर्ड्स जम्बल्ड हैं जिन्हें हमें सही सीक्वेंस में जमाकर और एक सेंसिबल सेंटेंस बनाना है। तो एक बहुत ही फेमस सेइंग है जो कि है एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट है द गेम्स टीम एंड स्पिरिट स्पोर्ट्स फुल स्टॉप इनकलकेट। अभी हम इसे भी रीअरेंज करेंगे वर्ड्स को, तो ये सेंटेंस बन जाएगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स इनकलकेट द टीम स्पिरिट। नेक्स्ट है पॉलिसी इज द बेस्ट ऑनेस्टी। ये भी एक बहुत ही फेमस सेइंग है। ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये नेक्स्ट सेंटेंस है। जब हम इन जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो ये एक फेमस प्रोवर्ब बन जाएगी स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। गरम लोहे पर चोट करना। I wish you all good luck for your exams and thank you for watching the video.